फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल क्वालिटी जीएस क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोगों ने जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस किया यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का। तो उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कशन कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर हमने 15 तक डिस्कशन भी कर लिया था, और सारे जो मेन फैक्चुअल जो कंसेप्ट है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। कौन से थिंकर्स ने कौन कौन से बुक प्रपोज किया, कौन कौन से कंसेप्ट दिए, वो भी हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये पीवाईक्यू डिस्कशन चल रहा है अभी। तो 15 क्वेश्चन नंबर तक वहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में भी आपको मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, जिसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको मैच करना है। तो यहाँ भी अगर देखें तो डिफरेंट थिंकर्स, डिफरेंट जो प्रोपोजर्स हैं, उनका यहाँ पर जो डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, उनका जो थियोरटिकल पर्सपेक्टिव है या उनका जो बुक है उनके बारे में यहाँ बताया गया है। तो यहाँ अगर देखें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन ए नंबर में, सेक्स एंड रिप्रेशन इन सैवेज सोसाइटी, द अंडमान आइलैंडर, द सैवेज माइंड, द सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो थियोरटिकल जो बुक्स है या किसी तरह का जो आप बोल सकते हैं फैक्ट्स, ये किन के द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो जो ये आपको सबसे पहला जो है सेक्स एंड रिप्रेशन इन सैवेज सोसाइटी, ये आपको दिया गया यहाँ पर मेलिनोस्की द्वारा, बी मेलिनोस्की द्वारा। ये भी एक ग्रेट आपको स्कॉलर थे, ये भी ग्रेट एक थिंकर्स हैं, सोशोलॉजिकल थिंकर्स हैं। फिर द अंडमान आइलैंडर्स, यहाँ भी जाके बहुत सारे रिसर्चर ने रिसर्च किया है। तो ये अंडमान आइलैंडर्स भी एक रिसर्च का एक प्रोजेक्ट है। मेनली अगर आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें अंडमान आइलैंडर्स, इस तरह की जितनी ट्राइबल सोसाइटी होते हैं जो आज आज तक मॉडर्न नहीं हो पाए हैं, तो वो भी ट्राइबल सोसाइटी का स्टडी आपको बहुत ज़्यादा होता है। तो एक अंडमान आइलैंडर्स की अगर बात करें तो बी का जो है ये 3 है। कौन है ये? अल्फ्रेड आर रेडक्लिफ ब्राउन ने दिया है, अंडमान आइलैंडर्स के बारे में बताया है। द सैवेज माइंड, ये भी जो थियोरिटिकल, ये भी जो बुक है, किनके द्वारा लिखा गया? सैवेज माइंड। तो अगर सैवेज माइंड की बात करें तो ये क्लाउडी लेवी एस्ट्रॉस द्वारा लिखा गया। फिर सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी की बात करें तो ये टालकट पार्सन द्वारा लिखा गया। ये आपको यहाँ पर क्या करना, ध्यान रखना। तो इस तरह से मैच द फॉलोइंग आपको यहाँ पर पूछा गया। तो कौन सा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो गया? बी नंबर। फिर नेक्स्ट देखें, हु अमंग द फॉलोइंग यूज द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो किस साइंटिस्ट ने या किस थियोटिकल जो ऑब्जर्वर्स ने या बोल सकते किस थिंकर्स ने कंसेप्ट दिया है ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन है, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, ये ग्लोकलाइजेशन है। क्या है ये? ग्लोकलाइजेशन। क्या है ये? ग्लोकलाइजेशन। तो ये जो ग्लोकलाइजेशन, ये जो कंसेप्ट है, ये दो टर्म से मिलके बना है। एक ग्लोबल लेवल पर, ग्लोबल एंड प्लस लोकल। तो ये दोनों टर्म को अगर आप मिलाएंगे, ग्लोबलाइजेशन प्लस प्लस लोकलाइजेशन को, ग्लोबलाइजेशन को अब प्लस अगर लोकलाइजेशन को आप मिलाते हैं तो इस दोनों टर्म को मिला के एक नया टर्म क्रिएट किया गया, ग्लोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन। तो ये जो लोकलाइजेशन टर्म है, ये जो ग्लोकलाइजेशन टर्म, इसमें क्या होता है, जैसे आप आज ही देखिए किसी भी कंट्री में अगर जैसे मैकडी का, मैकडोनाल्ड हो गया या किसी तरह का बर्गर हो गया, बर्गर किंग हो गया, तो ये सब क्या है? एक एमएनसी कंपनीज है, ये ग्लोबल कंपनीज है। ये अगर यूएस की कंपनी है, ये अगर आपको इंडिया में सेटल करती है, इंडिया में जाके एक मार्केट क्रिएट करती है, तो यहाँ का प्रोडक्ट को बेचती है। तो ये प्रोडक्ट बेचना मतलब ग्लोबल कंपनी आकर आपके इंडियन मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट को बेचती है। इंडियन प्रोडक्ट के जो कल्चर है, कल्चर के हिसाब से वो प्रोडक्ट सेल किया जाता है। तो इसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। वो ऐसा नहीं कि वो वहाँ से आके वहाँ का प्रोडक्ट को यहाँ पर सेल किया जाता है, यहीं के प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। लेकिन जो उसका मेन मैन्युफैक्चरर रहता है या मेन जो कंपनी जो सेलर रहता है, वो क्या करता है? विदेश का कंपनी रहता है। तो ये आपको ग्लोबलाइजेशन का एक कंसेप्ट है, जो आज के समय बहुत तेज़ी से आपको बढ़ रहा है। तो ये पूछा गया है कि किनके द्वारा ये टर्म दिया गया। तो ये जो टर्म दिया गया, ये आर रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? आर्स रॉबर्टसन के द्वारा जैसे दिया गया। जैसे अगर अगर आप देखें कोई भी ग्लोबल जो सर्विसेज देता है या कोई भी ग्लोबल जो कंपनी है, जैसे आप डिफरेंट जो जैसे मसाला, मैगी, तो क्या हो गया, एक जो मैगी तो समझ रहे हैं कि एक विदेशी है, वहाँ से आया हुआ एक फॉरेन फूड आइटम है, फॉरेन ये क्यूजीन है। लेकिन अगर मैगी जो मसाला की बात करें तो मसाला क्या है? इंडियन स्पाइसेस जानते हैं कि सबसे फेमस है। अगर आप प्रीवियस जो मॉडर्न हिस्ट्री या अगर एंशियंट देखें तो स्पाइसेस के नाम पर सबसे ज़्यादा जो मार्केटिंग होता था, ट्रेडिंग होता, वो स्पाइसेस के नाम पर होता था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। उसे ग्लोकलाइजेशन कहते हैं। जैसे महाराजा चिकन टिक्का बर्गर, तो बर्गर किंग सेल कर रही है लेकिन वो टिक्का बर्गर सेल कर रही है, क्योंकि टिक्का क्या, एक कल्चर, एक फूड आइटम है आपके इंडियन सोसाइटी का। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है हमारा, विच एमोंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डीप इकोलॉजी। तो जो डीप इकोलॉजी मतलब जो इकोलॉजी क्या हुआ आपको,
एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो चीज़ हुई, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड किस तरह से ह्यूमन, और जैसे आज सस्टेनेबल लाइवलीहुड की हम लोग बात करते हैं, सस्टेनेबल से लाइफ हो गया, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, तो इस इन्वायरमेंट के हिसाब से हमें जीना चाहिए। तो किसी तरह का जो पॉल्यूशन, जो आज के समय पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, तो क्या होगा, हम उससे एक्सप्लॉइट करें नेचुरल रिसोर्स को, लेकिन नेचुरल रिसोर्स के साथ हम एक जो को एग्जिस्टेंस होता है, वो को एग्जिस्टेंस में हम नहीं जी पा रहे। तो ये एक डीप इकोलॉजी का एक कंसेप्ट है। तो अगर यहाँ ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन से ही आपको पता चल जाता है। इसमें पूछ रहा है नॉट, ये आपको जो डायरेक्टिव वर्ड है इसे आपको ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जो डायरेक्टिव वर्ड है इस पर ध्यान नहीं देते, वो डायरेक्ट पढ़ते हैं, वो यहाँ डीप इकोलॉजी, वो समझे कौन इसमें डीप इकोलॉजी के बारे में बता रहा है। ऐसा नहीं पूछ रहे, पूछ रहा है नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डीप इकोलॉजी। तो फर्स्ट है द वेल बीइंग एंड फ्लरिशिंग ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ हैव ए वैल्यू देमसेल्व्स। फर्स्ट हो गया द फ्लरिशिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड कल्चर इज कॉम्पेटिबल विद सस्टेनेब सब्सटेंशियल डिक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ये कॉम्पिटिबल है, लेकिन सब्सटेंशियल क्या है, डिक्रीज है ह्यूमन पॉपुलेशन का। फिर ह्यूमन हैव नो राइट टू रिड्यूस द रिचनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ नेचर टू सेटिस्फाई देयर वाइटल नीड्स। तो यहाँ बोल रहा है कि किसी तरह का ऐसा राइट्स नहीं है ह्यूमन का कि वो वाइटल नीड्स के लिए आपको क्या कर सके, मतलब जो रिचनेस है, जो डाइवर्सिटी है, आपको बायोडाइवर्सिटी है, या किसी तरह का अगर जैसे फॉरेस्ट हुआ तो फॉरेस्ट को आप डिफॉरेस्ट कर देते हैं, किसी तरह से काट देते हैं, तो उस तरह का अपने सीट से नीड को सेटिस्फाई करें, तो उस तरह का आपको इकोलॉजी नहीं होना चाहिए, उस तरह का एक बिहेवियर, उस तरह का एक सस्टेनेबल बिहेवियर नहीं माना जाता। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको गलत हो जाएगा सी। इससे पता ही चल जैसे प्रेजेंट ह्यूमन इंटरफेरेंस विद नॉन ह्यूमन वर्ल्ड इज एक्सेसिव एंड द सिचुएशन रेपिटेटिव वर्सनिंग। यस, ये भी सही बात है कि आज के समय में जो एक्सप्लॉइटेशन का रेट है, जो हमारे माइनिंग के करने से, या डिफॉरेस्टेशन का रेट है, जो फॉसिल फ्यूल्स का जो इमिशंस का रेट है, उसके कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी का जो तापमान है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। तो जैसे पेरिस एग्रीमेंट हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, वो आपको जी जो पेपर 1 होता है उसमें पूछा था जीएस टॉपिक में। तो इस तरह का जो आज के समय ज़्यादा बढ़ रहा है, ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्लाइमेट चेंज का असर हमें देखने को ही मिल रहा है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट पढ़ने वाला चीज़ नहीं है। आप अगर आपने जीएस पढ़ा है, या किसी तरह का आप वेल अवेयर है सस्टेनेबल मूवमेंट से या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, तो ऑटोमेटिक आप इसे यहाँ पर बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपको 19 नंबर, इसमें बताया गया जस्ट एज मॉडर्नाइजेशन डिजॉल्व द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, मॉडर्नाइजेशन टुडे इज डिजॉल्विंग इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड अदर मॉडर्निटीज कमिंग इनटू बीइंग। तो ये जो कंसेप्ट ये किनके द्वारा दिया गया, कि जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन आज डिजॉल्व कर दिया स्ट्रक्चर, जो फ्यूडल सोसाइटी था, जो फ्यूडल सोसाइटी क्या होता है, जो ज़मीनी एक लैंडलॉर्ड का जो सिस्टम चलता था, ज़मींदारी सिस्टम चलता, उसको मॉडर्नाइजेशन ने क्या किया, पूरी तरह ख़त्म कर दिया। फिर जो आज मॉडर्नाइजेशन जो नया आया, जो सर्विस सेक्टर, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी क्या कर रहा है, डिजॉल्व कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। फिर जो और नया एक पोस्ट मॉडर्न आ रहा है, वो भी क्या एक मतलब वो भी क्रिया में, जैसे आप फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, वो सर्विस सेक्टर को क्या कर रहा है, एक अपग्रेडेशन लेवल पर ले जा रहा है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो आपको कोटेशन है, ये जो पूरा थ्योरिटी की जो थ्योरेटिकल प्रोपोजिशंस है, ये किन के द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया आपको किसके द्वारा। तो जो ऑप्शन से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कौन सा है, जिगमंड बॉमन, जिगमेंट बॉमन हो गया एक, एंथनी गिडेंस जो आपने सुना ही होगा, अल्रिक बेक, जेन बॉड्रिलार्ड, जो कि इंपॉर्टेंट थिंकर्स है, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें कौन है, अल्रिक बेक ने यह कंसेप्ट दिया आपको। फिर नेक्स्ट है आपको द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन द ग्रोथ ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी थ्रू। तो जो टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन जो रिवॉल्यूशन हुआ है, वो किस तरह से कंट्रीब्यूट किया पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ बढ़ने के लिए। तो शिफ्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल प्रोडक्ट टू कमोडिफाइड आइडिया, शिफ्टिंग फ्रॉम मैकेनिकल स्किल टू डिजिटल, ये भी सही है, डिजिटल स्किल्स में तरफ बढ़ रहा है, मैकेनिकल स्किल, इनोवेशन ऑफ सुपरविजन ऑफ एजुकेटेड क्रिएटिव फॉर सेंट्रलाइजेशन बाय वर्क फ्रॉम फैक्ट्री। तो फैक्ट्रीज का भी जो वर्क है उसे भी हम लोग ने क्या किया यहाँ पर अगर देखें, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने क्या कुछ सेंट्रलाइज़ किया है। तो ये सुपरविज़न तो सही है कि मिनिमाइजेशन, तो इसमें कौन सा यहाँ पर होगा, लॉजिकल बताया जा रहा है, कंट्रीब्यूट किया था, शिफ्टिंग है, टेंजिबल प्रोडक्ट्स को मॉडिफाइड हो रहा है, आज के समय में आइडियाज़ को ज़्यादा बेचा जा रहा है। और जैसे स्किल्स, डिजिटल स्किल्स हो रहा है, सुपरविजन हो, जो एजुकेटेड क्रिएटिव फोर्स को सुपरविजन होता था पहले, उसे मिनिमाइज किया जा रहा है। लेकिन जो सेंट्रलाइजेशन ये नहीं हो रहा, आज के समय में डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट चल रहा है। किसी भी अगर वेब पॉइंट 3.0 देखे, या किसी तरह का जो टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइजेशन का काम करते हैं, एक हाथ के कंट्रोल में नहीं रखता है। ये मेनली फ्यूडल सोसाइटी का, ये मेनली प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी का काम होता है। जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी होता है शुरू शुरू में, उसमें होता था कि सेंट्रलाइजेशन रखना पड़ता था वर्क वर्क फैक्ट्रीज का। तो अब सी आपको डी क्या होगा, उसमें गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए बी एंड सी। फिर अगर नेक्स्ट देखिए 21 नंबर, 21 नंबर यहाँ पर देखें हम लोग, तो इसमें बताया गया है कि हु
among the following said that family was the outcome of male possessiveness and jealousy and growth in property and the sense of property. तो जो इसमें किस थियोटिकल किस थिंकर्स ने यह बात कही है कि जो फैमिली का जो आजकल आउटकम आप देखते हैं वो मेल पॉजिटिवनेस के कारण हुआ, मेल का जो इनसिक्योर बिहेवियर होता है उसके कारण हुआ, जेलसी के कारण हुआ है। तो ये प्रॉपर्टी का भी ग्रोथ के कारण हुआ है, जो सेंस ऑफ प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी को हम किस तरह से बचाएं, तो वो क्या होता है, फीमेल को सब्जुगेट किया जाता है, फीमेल को एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो थ्योरी है, ये किसके द्वारा दिया गया? तो अगर यहाँ पर देखें तो ये दिया गया वेस्ट मार्क के द्वारा, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो जो मेन थियोटिकल प्रपोजिशन है वो उनके जो थिंकर्स है, जो उनके मेन जिन्होंने वो कंसेप्ट आपको दिया, जो डेवलप किया, उनका नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट देखिए, सेटिस्फैक्ट्री स्टैटिस्टिकल यूनिट शुड पोजेस द फॉलोइंग क्वालिटीज़। कौन कौन सा क्वालिटीज़ जो आपको यहाँ पर स्टैटिस्टिकल यूनिट को रखना पड़ता है? तो अप्रोप्रिएटनेस, जैसे कोई भी अगर क्वालिटीज़ हो गया या किसी तरह का अगर आपने रिसर्च किया, कोई प्रोजेक्ट पर रिसर्च किया, कोई मेथोडोलॉजी यूज़ किया, तो उसमें किस तरह का आपको रखना पड़ेगा? तो अप्रोप्रिएटनेस, क्लैरिटी, मेजरेबिलिटी एंड कॉम्परेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है क्योंकि स्टैटिस्टिकल डाटा तो वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा आपको, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। तो इसमें क्या होगा, ए बी एंड सी हो जाएगा आपको यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट देखें, इमाइल डरखीम आउटलाइन अ क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, अरेंज द सोसाइटी इन ए प्रॉपर सीक्वेंस। तो इमाइल डरखीम द्वारा भी, मार्क्स द्वारा भी, मैक्स वेबर द्वारा भी डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ का जो फॉर्मेशन है, तो किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हुआ, किस क्रम में हुआ, किस क्रम के अनुसार हुआ, वो आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर आप कार्ल मार्क्स की बात करें, एसेटिक सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, फिर से कैपिटलिस्ट के बाद सोशलिज्म, फिर कम्युनिज्म, इस तरह से उन कार्ल मार्क्स ने सोसाइटी को डिवाइड किया, एक डिवीज़न के तौर पर क्या किया, एक मतलब बोल सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक क्रम में सजाया गया। तो उसी तरह से आपको इमाइल डर्कीम का भी एक कंसेप्ट है। तो अगर यहाँ पर आप इसमें ऑप्शन से ही आप यहाँ पर इसे एलिमिनेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, सजा सकते हैं। तो जैसे एक सिंपल सोसाइटी हो गया, सिंपल पॉली सेगमेंटरी सोसाइटी, सिंपल कंपाउंडेड, कंपाउंडेड जाते कि क्या होगा, एक हेट्रोजेनस सोसाइटी, मिक्स सोसाइटी हो जाता है। फिर डबली कंपाउंड, ये दोनों आपको लास्ट में आएगा। सबसे पहले क्या होगा, सिंपल सोसाइटी, सिंपली पॉली सेगमेंटरी सोसाइटी, उसके बाद क्या आ जाएगा आपको यहाँ पर, ये तो सही से अपना क्रम में ही दिया गया है, फिर सिंपली कंपाउंडेड, फिर डबली कंपाउंडेड। तो ये ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर, ए बी सी एंड डी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिफाइड मिक्स्ड टाइप ऑफ कल्चर इंटू पैरोकियल सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट। तो किस थिंकर्स ने ये क्लासीफाई किया है सोसाइटी को, कल्चर को, पैरोकियल, पैरोकियल क्या, नैरोनेस, सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना, किसने इस तरह से बताया, जी एलमोंड एंड एस वर्मा। तो इस तरह के जो थिंकर्स है वो आपको थिंकर्स डिटेल में नहीं पढ़ने होता है, लेकिन जो PYQ क्वेश्चन, उससे आप ये चीज़ याद रख सकते हैं कि कौन कौन थ्योरी का उन्होंने प्रोपोजिशन दिया, कौन कौन थ्योरी उन्होंने दिया। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी जब हम लोग सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो एक एक थिंकर्स को प्रॉपर डिटेल्स में हम लोग वहाँ पर डील करेंगे। फिर नेक्स्ट है टोटेमिज्म। टोटेमिज्म जाते हैं कि किनके द्वारा ये टोटेमिज्म दिया गया। ये टोटेमिज्म का जो कंसेप्ट है, ये मेनली डर्कहाइम द्वारा दिया गया। इमाइल डर्कहाइम जो रिलीजन से रिलेटेड है। तो ये क्या है, इमेज वेस्टेड विथ ए स्पिरिट एंड माइंड, देती वेस्टेड विथ ए पावर एंड स्पिरिट, स्पिरिट वेस्टेड विथ पावर एंड स्पिरिट, ऑब्जेक्ट वेस्टेड। ये क्या, एक तरह का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है कि एक मतलब स्पिरिट और पावर के रूप में माना जाता है। जैसे आज तरह की जो पूजन होता है, ये एक बोला जाता है कि एक इन एंशियंट फॉर्म ऑफ रिलीजियस जो रिचुअल्स था परफॉर्म करने का, एंशियंट फॉर्म ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी के अनुरूप में टोटेमिज्म को माना जाता है। मतलब आप एंशियंट जो ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को एक तरह से आप उसमें एक दर्जा देते हैं। जैसे आप किसी भगवान को पूजते थे, ऑब्जेक्ट को आप एक भगवान का दर्जा दे रहे हैं, या किसी चीज़ को आप पवित्र मान रहे हैं, आपको लग रहा है कि उसमें कुछ पावर है, तो इस तरह का स्पिरिचुअल पावर है। तो वो टोटेमिज्म का जो बिलीफ है वो एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हम स्पिरिट और पावर का एक कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसका आपको यहाँ ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है एल.टी. हॉबहाउस। एल.टी. हॉबहाउस ने प्रपोज किया था अ क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटीज इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मेक ए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कैटेगरीज। तो करेक्ट सीक्वेंस अगर यहाँ पर हम लोग देखें एल.टी. हॉबहाउस का, ये भी बहुत बड़े थिंकर्स हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें, प्रोटोसाइंस इन द एंशियंट ईस्ट, जैसे बेबीलोनिया, इजिप्ट, एंशियंट चाइना। फिर फॉर्मेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ आर्टिकुलेट थ्रू प्रिमिटिव सोसाइटी, सबसे पहले प्रिमिटिव सोसाइटी आता है। द स्टेजेस ऑफ क्रिटिकल एंड सिमेट्रिक थ्रू
थॉट इंक्रीज, तो सबसे बड़े प्रिमिटिव है, फिर सोच धीरे धीरे डेवलप होता है तो प्रोटो साइंस आ गया, फिर उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग जो आता है वो आ गया आपको। फिर अगर यहाँ देखें तो स्टेज ऑफ रिफ्लेक्शन इन द लेटेस्ट डेटेड ईस्ट चाइना पैलेस्टीन इंडिया, स्टेज ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिकंस्ट्रक्शन मॉडर्न साइंस, तो ये सबसे आपको मॉडर्न साइंस तो ये लास्ट में आएगा। इस तरह से अगर ऑप्शंस को यहाँ पर आप देखें तो लास्ट में दिया गया है। फिर अगर क्योंकि क्या होता है ये आपको मेनली किताब में आप इसे अच्छे से नहीं पढ़ सकते, ये आपको खुद क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट जो थिंकर्स का कंसेप्ट होता है, बहुत सारा कंसेप्ट आप एक जगह नहीं पढ़ सकते, तो मेनली क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि कौन से चीज़ को किस तरह से अरेंज किया जाता है। जैसे कोई चीज़ का रिफ्लेक्शन हो रहा है या किसी तरह का एनालिटिकल थिंकिंग आ रहा है, तो पहले तो प्रिमिटिव के बाद ही आएगा। पहले तो जैसे आपको जो स्टोन एज था, तो स्टोन एज में उतना क्रिटिकल थिंकिंग नहीं था इंसान के पास, तो फिर धीरे क्रिटिकल थिंकिंग हुआ, एग्रीकल्चर आया, एग्रीकल्चर के बाद कैपिटलिज्म आया, फिर आपको कैपिटलिज्म के बाद जो मॉडर्न आज का सोसाइटी देखते हो वो डेवलप हुआ, तो आदमी का जो दिमाग है वो क्या हुआ, तेज़ी से आपको जो सोचने का शक्ति होता है, जो मतलब थॉट प्रोसेस होता है वो आपको इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी है, डी सी ए। तो इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें फंडामेंटल टाइप्स ऑफ सोशल प्रोसेस, फंडामेंटल टाइप्स क्या होता है सोशल प्रोसेस का किसी भी, तो ये हो जाता है आपका जैसे एक्युलचरेशन, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन एंड कॉम्पिटिशन एंड एक है डिफ्रेंसिएशन। तो अगर यहाँ पर देखिए तो ये हो जाता है आपको एसिमुलेशन, एकोमोडेशन एंड कॉम्पिटिशन, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन और कॉम्पिटिशन, ये फंडामेंटल टाइप ऑफ सोशल प्रोसेस है, आपको ये ध्यान रखना है आपको। तो इस ये तीनों जो फंडामेंटल्स जो प्रोसेसेस है इसको क्या मदद करता है किसी भी इंडिविजुअल्स और ग्रुप को एक को स्टडी करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे वो इंडिविजुअल और ग्रुप क्या करता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, अडेप्ट करता है किसी सोसाइटी में, निगोशिएट करता है। तो हमें इसको स्टडी करने के लिए हमें ये चीज़ आपको फंडामेंटली पता होना चाहिए, एसिमुलेशन किस तरह से होता है, अकोमोडेशन क्या होता है, कॉम्पिटिशन के कारण क्या होता है, तो पता चल जाता है कि कौन से इंडिविजुअल किस लेवल पर कैसे रह रहा है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो बी सी डी हो जाएगा इसमें। फिर अगर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट देखें, विच कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज क्वालिटेटिव ऑडियो विजुअल डिजिटल मैथड, तो डिजिटल मैथड कौन है, सब जानते हैं कि फिल्म डिजिटली होता है, फोटोग्राफ्स डिजिटली होता है, कैमरा में, तो न्यूज़पेपर हो जाएगा। इन विच ईयर नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड माइकल फोकाल्ट राइट हिज फेमस बुक द हिस्टोरी ऑफ सेक्सुअलिटी, तो ये जो बुक है ये माइकल फोकाल्ट द्वारा लिखा गया, तो ये कौन से ईयर में उन्होंने लिखा, तो देखते हैं ईयर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ईयर भी आपको ध्यान रखना, 1976 में लिखा गया था। फिर आपको मैच द फॉलोइंग, तो मैच द फॉलोइंग का ज़्यादा क्वेश्चन आता है, कौन से बुक इनके द्वारा लिखा गया था, तो यहाँ पर अगर देखें नेक्स्ट हम, तो इमेजिंग द मॉडर्न मॉडर्न सोसाइटी पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म, फिर नेक्स्ट है आपको अर्बन क्वेश्चन, मार्क्सिस्ट अप्रोच, द डेथ एंड लाइफ ऑफ ग्रेट अमेरिकन सिटीज़। तो अमेरिकन अगर सिटीज़ की बात करें तो आप यहाँ से एक भी ऑप्शंस को देख के आप मतलब सॉल्व कर सकते हैं इसमें। तो अगर अमेरिकन सिटीज़ की बात करें यहाँ पर, तो ये आपको हो जाएगा जैकॉब्स द्वारा लिखा गया था। तो अगर यहाँ ए को देखें तो ए का 4 हो जाएगा, अगर बी को देखें तो बी का ए का, अगर देखें इमेजिंग द मॉडर्न सोसाइटी, इमेजिंग द मॉडर्न सोसाइटी, तो ये आपको ये ऑप्शन हो जाएगा ए, इमेजिंग द डैम्स टोनार द्वारा लिखा था, बी का 3 हो जाएगा, नैन इलेन द्वारा लिखा गया था। अर्बन मार्क्सिस्ट अप्रोच जो लिखा गया था सी का, तो वो क्या हो जाएगा, मैनुअल कास्टर्स द्वारा लिखा गया था। फिर ये आपको अगर डेथ एंड लाइफ ऑफ ग्रेट अमेरिकन सिटीज है, ये जेन जैकॉब्स द्वारा किया गया, तो ये आपको थ्योरी इतना ही याद करना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं आपको समझने का। A community is an area of social living marked by some degree of social coherence, the basis of community। एक कम्युनिटी क्या होता है, कोई भी एरिया है जहाँ पे एक सोशल लिविंग बींग्स हो, इंसान रहते हैं एक सोशल कोहेरेंस के साथ, एक मतलब भेदभाव नहीं हो किसी तरह का, या हारमनी के साथ रहते हैं। तो कम्युनिटी का बेसिस क्या होता है, कम्युनिटी सेंटिमेंट होता है या स्ट्रक्चर होता है या लोकेलिटी होता है या मतलब स्टेबिलिटी होता है, तो इसमें मेनली आपको मल्टीपल ऑप्शंस है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये एक लोकेलिटी का भी एक कल्चर होता है, तो वहाँ पर उस हिसाब से आदमी एक दूसरे के साथ रहते हैं। और एक होता है आपको कम्युनिटी सेंटीमेंट, किस तरह से सेंटीमेंट है वो कम्युनिटी के बीच में बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शंस, तो ऑप्शंस की हम लोग बात करते हैं। फिर अगर देखें यहाँ पर नेक्स्ट, अगर यहाँ बात करें हम लोग, which census introduced the category of persons with physical infirmities, the blind, the deaf and the dumb।
कौन से सेंसस ने इंट्रोड्यूस किया था कैटेगरी ऑफ पर्सन विथ फिजिकल इन्फर्मिटीज़, जिसमें कि ब्लाइंड, डीफ और डम, मतलब ये भी सेंसस में आपको मेनली कैलकुलेट सर्वे किया जाता था। तो ये सेंसस की अगर बात करें 1931 का सेंसस था, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंसस था। यही सेंसस में आपको क्लास जो कास्ट का डाटा था पब्लिश किया गया था। उसके बाद जो सेंसस में कास्ट का डाटा पब्लिश नहीं किया गया, भले कास्ट का भी सेंसस हुआ लेकिन पब्लिश नहीं किया जाता। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करें एल.एच. मॉर्गन का, एल.एच. मॉर्गन लिस्टेड 5 डिफरेंट एंड सक्सेसिव फॉर्म्स ऑफ फैमिली, अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन। तो 5 डिफरेंट एंड सक्सेसिव फॉर्म्स ऑफ फैमिली की उन्होंने बात की है। तो वो फैमिली को हमें क्या अरेंज करना है, इवैल्यूएशन, ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन, किस तरह से वो फैमिली आपको आगे इवॉल्व हुआ। तो अगर यहाँ पर हम लोग डिस्कस करें तो पहला क्या है, द पुनालियन फैमिली, द कॉन्सैग्विन फैमिली, द पैट्रियार्कल फैमिली, द सिंडेसियन, द सिंडाइस मियान फैमिली। तो अगर यहाँ पर देखें नेक्स्ट है आपको द मोनोगोमस फैमिली। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा द कॉन्सेग्यूइन फैमिली, फर्स्ट नंबर पर ये आ जाएगा कॉन्सेग्यूइन फैमिली। सेकंड नंबर पर अगर यहाँ देखें तो पुनालुअन फैमिली। फिर अगर यहाँ पर देखें थर्ड नंबर पर आएगा द सिंडेसियन फैमिली, सिंडेसियन फैमिली। फिर फोर्थ नंबर जाएगा पैट्रियार्कल फैमिली, पैट्रियार्कल फैमिली। फिर फिफ्थ नंबर पर आ जाए आपको मोनोगेमस फैमिली। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कंसेप्ट, जब हम पूरा पढ़ेंगे तो अच्छे से यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट आपको मैच द फॉलोइंग में अगर यहाँ देखें कल्चरल इकोलॉजी के बारे में, तो कल्चरल इकोलॉजी क्या बता रहा है यहाँ पर, मैच द फॉलोइंग इट शोज द पैटर्न बाय विच इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स एंड ग्रेटेस्ट प्रॉक्सिमिटी टू पीपल स्पेशली माइनॉरिटीज, कार्बन फुटप्रिंट है, इन्वायरमेंटल रेसिज्म, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट थियोटिकल जो प्रोपोजिशन है, इनका मीनिंग क्या है ये आप यहाँ पर ध्यान देना है। तो अगर कल्चरल इकोलॉजी की हम लोग यहाँ पर बात करें तो कल्चरल इकोलॉजी में क्या हो जाता है, कल्चरल इकोलॉजी की अगर हम लोग बात करें यहाँ जो कल्चरल इकोलॉजी में हो जाता है, तो कल्चरल इकोलॉजी में सबसे पहले अगर देखें तो इसमें हो जाता है आपको ये थर्ड नंबर हो जाएगा, ए का थर्ड नंबर, थियोटिकल पैराडाइम दैट एक्सप्लोर द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट, उसी से पता चल जाता है। फिर कार्बन फुटप्रिंट की बात करें तो ए पर्सनल मेजर ऑफ हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड यू क्रिएट एंड हाउ मच यू कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट। फुटप्रिंट क्या होगा, जितना कार्बन आप छोड़ते हैं ये हिसाब से, जितना आपसे जो कार्बन किसी तरह से जब कोई चीज़ आप जला रहे हैं या किसी तरह का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो वो भी कार्बन फुटप्रिंट होता है, क्योंकि सबसे कार्बन रिलीज होता है। फिर अगर इन्वायरमेंटल रेसिज्म की बात करें तो इन्वायरमेंटल रेसिज्म क्या है, एक कंसेप्ट है जिसमें मतलब कि आपको इन्वायरमेंटल के बेसिस पर एक क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन, डिफ्रेंसिएशन किया जाता है। तो अगर इस सी की बात करें तो सी का क्या हो जाएगा आपको, इट शोज द पैटर्न बाय विच इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स आर ग्रेटेस्ट इन प्रॉक्सिमिटी टू पुअर पीपल स्पेशली माइनॉरिटी। अगर डी की यहाँ बात करें इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट रेफर्स टू ह्यूमन डिमांड हेक्टेयर ऑफ लैंड पर पर्सन्स। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा मैथ द फॉलोइंग। तो ये पता चल जाता है मैथ द फॉलोइंग के, ये ज़्यादा आपको जो बोले हार्ड क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्रिटिक ऑफ द प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल। तो मल्टीपल ऑप्शन ही होता है इसमें, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन टफ हो जाता है। तो प्रीकॉशनरी जो प्रिंसिपल्स है उसके क्रिटिक है, तो क्रिटिक आपको यहाँ पर क्रिटिसिज्म आपको बताना, बिकॉज इट कंसंट्रेट्स ओनली ऑन द वन साइड ऑफ द रिस्क पॉसिबिलिटी ऑफ हार्म, इट वार्न्स अस अगेंस्ट इंटरफेयरिंग विद नेचुरल प्रोसेस, मास्टर ऑफ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, देयर इज नो होप ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज अनलेस वी आर प्रिपेयर टू टेक बोल्ड डिसीजंस, रिस्क टेकिंग इसेंशियल टू न्यू थिंकिंग। तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स क्या हो गया, इसका जो क्रिटिक है फॉलोइंग आर द क्रिटिक ऑफ, इसके आपको बारे में यहाँ पर बताना है। तो पहला इसमें हो जाएगा आपको इट कंसिडर्स ओनली वन साइड ऑफ द रिस्क पॉसिबिलिटी ऑफ हार्म, देयर इज नो होप ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज अनलेस वी आर प्रिपेयर टू टेक बोल्ड डिसीजन, सही बात है। रिस्क टेकिंग एसेंशियल टू न्यू थिंकिंग, इट वार्म्स अगेंस्ट इंटरफेयरिंग विद नेचुरल रिस्क प्रोसेस एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल्स, वार्म्स तो नहीं करता लेकिन ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, प्रिकॉशन लेने के लिए बोला जा रहा है। तो ए बी, ए सी और डी हो जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट है आपको मैच द फॉलोइंग। तो कुछ और मैं आज क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो फर्दर क्वेश्चन जो बचा होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर यहाँ पर देखें तो फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन, फॉक कल्चर ऑफ युकाटन, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी, ये किनके द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट। तो फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो ये जो फ्रीडम सिविलाइजेशन बताया गया, ब्रेन लॉ, ब्रॉनिस लॉ,
मालिनोव्स्की द्वारा। फिर अगर यहाँ बी की बात करें फॉक कल्चर ऑफ युकाटन, तो ये फॉक कल्चर व्याकरण रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा दिया गया है। फिर सी की बात करें तो एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, तो ये आपको लेवी स्ट्रॉस द्वारा दिया गया है। फिर अगर डी की बात करें तो ये नेचुरल साइंस सोसाइटी, ये आर रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा दिया गया। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट देखें यहाँ पर क्वेश्चन, which changes were brought by industrialization in society? New forms of energy manufacturing, mass production, division of labor, specialized introduction of wage labor, decentralization of work। तो ये आपको अगर यहाँ पर देखें तो इसमें जो ऑप्शंस है आपको, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ सोसाइटी में क्या किया जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन ध्यान रखना था। इसमें डिसेंट्रलाइजेशन या अगर सेंट्रलाइजेशन रहता तो हो जाता है। तो ए बी सी और डी आपको यहाँ पर ऑप्शंस होगा। फिर हो गया कि अकॉर्डिंग टू बी मेलिनोव्स्की, विच अमंग द फॉलोइंग आर द ट्रू अबाउट क्लाइमेट कल्चर, ट्रू अबाउट कल्चर, कल्चर के बी मेलिनोव्स्की द्वारा कौन सा इसमें सही कथन है? कल्चर, कल्चर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इनेबल्स मैन टू सिक्योर इज बायोफिजिक्स सर्वाइवल, कल्चर इज ए सुपर ऑर्गेनिक रियलिटी, super organic reality, culture has mental and intellectual survival of man, each aspect of culture rooted in the needs of the human being। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ये सुपर ऑर्गेनिक रियलिटी तो नहीं है, तो ए सी और डी हो जाएगा, ए सी और डी। फिर नेक्स्ट देखिए, एवरी सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू ग्रुपिंग्स एंड स्ट्राटा विद डिस्टिंक्टिव लाइफ स्टाइल, हु सेड दिस? पूरा सोसाइटी क्या है, एक स्ट्राटा और डिस्टिंक्टिव लाइफ स्टाइल्स में डिवाइडेड है, ग्रुपिंग किया गया। तो ये किनके द्वारा यहाँ पर दिया गया था? ये मैक्स वेबर द्वारा दिया था, ये आपको ध्यान रखना। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट सैंपल साइज डिटर्मिनेशन इंडिकेट द नंबर ऑफ पीपल इन द सैंपल एंड द प्रोसीजर्स यूज टू कंप्यूट दिस नंबर। A large sample will provide less accuracy in the inferences made. In the light of above statement, choose the correct both statement. Sample size determinants indicate the number of people in the sample and the procedure used to compute this number. A large sample will provide less accuracy in the inference made. लार्ज अगर सैंपल है तो लेस एक्यूरेसी होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर लार्ज सैंपल है तो एक्यूरेसी चांस ज़्यादा, क्योंकि कम सैंपल में आप अगर किसी तरह का रिजल्ट प्रोवाइड करते तो उस पर एक डाउट हो सकता है, लेकिन लार्ज सैंपल है तो आपको मतलब एक्यूरेसी लेवल ज़्यादा होगा कोई भी चीज़ का। तो ये आपको फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, सेकंड फॉल्स है। फिर अगर मैथोलॉजीज मैच द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैथ देयर मैथोलॉजीज, जितने भी बुक्स है, टैबू, स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ये मैथोलॉजीज है, ये किसके द्वारा लिखा गया? ये क्लाउडी लेवी स्ट्रॉस द्वारा लिखा गया। और जो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, ये किसके द्वारा लिखा गया? बी मैन्युस्क्रिप्ट द्वारा लिखा गया। और टैबू जो ये टैबू लिखा गया अल्फ्रेड आर रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा। और ये जो टाकर पार्सन द्वारा लिखा गया स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। तो ये इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं, ये बुक है, आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। 43 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग द टर्म इंटरसेक्शनलिटी, इंटरसेक्शनलिटी का टर्म किसने क्वाइंट किया था, किसने दिया था? हु हैज़ गिवन द टर्म दिस इंटरसेक्शनलिटी? तो ये दिया गया था आपको किम्बरले क्रेंसॉ द्वारा। तो ये किम्बरले एक अमेरिकन स्कॉलर थे, लीगल थ्योरिस्ट थे, सिविल राइट एडवोकेट थे, इनके द्वारा ये इंटरसेक्शनलिटी टर्म दिया गया है, जो समय 1980 में ये दिया गया। तो इंटरसेक्शनलिटी में क्या हुआ, मतलब एक ही फॉर्म से डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी में, कास्ट के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर, आपको रेस के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, रीजन के बेसिस पर। तो इंटरसेक्शनलिटी का टर्म इन्होंने वहाँ पर दिया था। बहुत सारे सोशल इक्विटी का फॉर्म होता है। A concept used by manual casters to default to the process of consumption of common goods to promote by the city such as transport service and leisure amenities is called। ये क्या होता है, एक कंजम्पशन होता है जिसको आप फेवर किया जाता है, जिसको बढ़ाया जाता है आज के समय मॉडर्न सोसाइटी में। इस प्रोसेस को, इस एमिनिटीज़ को क्या बोला जाता है यहाँ पर? कलेक्टिव कंजम्पशन। वो सारे कंजम्पशंस को आपको यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है ट्रांसपोर्ट सर्विस और लीजर के नाम पे। नेक्स्ट है द इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एज ए सिस्टम ऑफ फॉर्मल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चरल डिजाइन, नॉट टू। ये जो इंस्टीट्यूशंस है आपको एजुकेशन एज ए सिस्टम ऑफ फॉर्मल ब्यूरोक्रेटिक डिजाइन, नॉट टू सोशलाइज स्टोर नॉलेज, जनरेट न्यू सिस्टम ऑफ कल्चर, स्ट्रेटिफाई। तो जनरेट न्यू सिस्टम ऑफ कल्चर ये नहीं होता है, इसका मतलब मेनली प्रोसेस, मतलब जो मेन एम होता है। फिर 46 है सोशल फैक्टर्स फॉस्टरिंग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और सोशल बाउंड्री पॉलिसी ऑफ रिगार्डिंग द इन्वेस्टर, सोशल कंजर्वेटिज्म, स्पेशलाइजेशन। सोशल कन्वर्जेशन एंड स्पेशलाइजेशन, कंजर्वेटिज्म नहीं आ सकता। जब भी आप टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो कंजर्वेटिज्म क्या हो गया, मतलब नैरो बिलीफ हो गया, नैरोनेस हो गया। तो ये सोशल मोबिलिटी
पॉलिसी ऑफ रिवार्डिंग इन्वेस्टर डी हो जाएगा। तो ये आपको क्या हो जाएगा, ए बी और डी। नेक्स्ट है सोशल पोजीशंस विच इज वन इज बॉर्न इनटू और वन एक्वायर्ड विदाउट वंस ओन एफर्ट इज नोन एस्क्राइब्ड स्टेटस। अचीव्ड स्टेटस इज बेस्ड ऑन डिफाइंड बाय पीपल वाट टू एक्वायर थ्रू देयर ओन एफर्ट। तो ये सही है कि मतलब बॉन्ड किया तो वो एक स्क्राइब्ड स्टेटस होता है। आपने जो अचीव किया है वो क्या होता है, एक मतलब जो स्टेटस होता है वो अचीव जो किया जाता है। जैसे आपने पढ़ लिख के कुछ मतलब अगर आपने जैसे यूजी नेट निकाले, अपने पीएचडी होल्डर हो, असिस्टेंट पूरी आपका अचीव्ड स्टेटस हुआ। लेकिन पहले समय में जैसे आप जिस कास्ट में आपने जन्म लिया, अगर आपने व्यवसाय के क्षेत्र में जन्म लिया, व्यवसाय के कास्ट में जन्म लिया, या क्या बोल सकते हैं आपको क्षत्रिय या ब्राह्मण कास्ट में जन्म लिया, तो उस कास्ट के अनुसार आपको वो काम करना पड़ेगा। जैसे आपने अगर किसी भी तरह का सोनार कास्ट में जन्म लिया तो वो काम करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है कि बर्थ स्टेटस होता है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही। So the following are the world affirming the new religious movement। न्यू रिलीजियस मूवमेंट का जो यहाँ एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो कौन सा है इसमें, जो न्यू रिलीजियस मूवमेंट में जो यहाँ है चर्च ऑफ साइंटोलॉजी, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी, अनुपम सुप्रीम। तो ये सब आपको यहाँ पर न्यू रिलीजियस मूवमेंट के बारे में नहीं बताया गया। तो हमारे यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है। फिर नेक्स्ट है आपको हु अमंग द फॉलोइंग हैज यूज द टर्म अनस्टेबल फैमिली फॉर द फर्स्ट टाइम। किन्होंने यह टर्म किया अनस्टेबल फैमिली फॉर द फर्स्ट टाइम। लीप लेना है आपको यूज किया अनस्टेबल फैमिली, जो आज के समय में हो रहा है सबसे ज़्यादा जो मॉडर्न सोसाइटी में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी। नेटवर्क सोसाइटी बुक के ऑथर कौन है, द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी। एम क्रॉसले, एम ए मेयर एंड एस एल पुलर, जॉर्ज सीमर, एम एस कास्टेल्स। तो एम कास्टेल्स, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये 50 क्वेश्चन है जो हम लोग ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें क्या करेंगे, जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चन है आपको पेपर 2 के नेट सोशोलॉजी नेट के, तो वो हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपको दिसंबर 2023 का ये पूरा पेपर है। तो इसलिए जो इसमें क्या हुआ, हम लोग ज़्यादा मतलब डिटेल में डिस्कशन नहीं, क्योंकि ये बुक का नेम और उससे रिलेटेड जो थिंकर्स थे उनके बारे में यहाँ पर मेनली क्वेश्चंस था। तो वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे याद ही करना पड़ेगा, 1-2-3 बार रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये उसे समझो, समझने वाला चीज़ था वहाँ हम लोगों ने प्रॉपर डिस्कस किया। और बाकी जो हम आगे थियोरेटिकल पेपर जो अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पास में जनवरी में है। तो इससे क्या होगा, आपको अगर आपने एग्ज़ाम आपको देना है तो एक प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी यहाँ पर एक आपको पैटर्न पता चला जाएगा। इसलिए हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।